नमस्कार, मैं हिमशिली से रवि कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास में हम बात करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के बारे में बात करेंगे जो कि एनक्लेक्स बेस्ड होने वाले हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुछ-कुछ क्वेश्चन्स के बारे में हमने बात करी कि लाइक मास्टाइटिस के बारे में बात करी, हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म के क्वेश्चन के बारे में बात करी, हमने थ्रोम्बोफ्लेबिटिस के अंदर बात करी। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल में बात करी कि मैंने आपको बताया ट्रैकीकार्डिया कैसे होता है। बहुत सारी चीज़ों की हमने डिटेल में बात करी। तो आज जो हम बात करेंगे कुछ अलग क्वेश्चन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के बारे में बात करेंगे। पोस्टमार्टम के ही क्वेश्चन्स होंगे लेकिन आपको कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन्स यहाँ से पूछे जाते हैं, अक्सर क्वेश्चन जहाँ से बहुत सारे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन्स बनते हैं, बहुत सारी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होंगे आपके। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के अंदर। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करके पूछना है, हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आगे वर्षन में तो किसी भी क्वेश्चन को डाउट नहीं रहना चाहिए। आगे वर्षन में चलिए रिलैक्स होके सब बैठ जाएँगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? द नर्स इज़ असेसिंग द क्लाइंट इज़ द इन द 4th स्टेज ऑफ लेबर। द नर्स एक असेस कर रही है एक क्लाइंट को 4th स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एंड नोट दैट फंडस फ्रेम, नोट कर रही है कि भैया फंडस जो है वो फ्रेम है। एक कंडीशन होती है कि फंडस सॉफ्ट है, एक एक कंडीशन होती है कि फंडस कठोर हो चुका है, फ्रेम हो चुका है। बट दैट ब्लीडिंग इज एक्सेसिव, अभी भी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। द विच वुड द इनिशियल नर्सिंग इंटरवेंशन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ना समझना। मैंने आपको क्या बताया क्वेश्चन के अंदर कि क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर छुपा होता है बच्चों। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है किसी भी रिगार्डिंग तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नर्स है जो असिस्ट कर रही है क्लाइंट को 4th स्टेज ऑफ लेबर के अंदर। 4th स्टेज लेबर कौन सी होती है? ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है नहीं होती है? मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी स्टेज होती है। अगर मेरा आपने लेबर के अंदर क्वेश्चन, अगर आपने मेरा लेबर का लेक्चर नहीं लिया है तो प्लीज गो एंड वॉच, बहुत सारी डिटेल में मैंने आपको बताया है। एक होती है फर्स्ट, एक होती है सेकंड, एक होती है थर्ड, एक होती है फोर्थ। फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है? फुल डायलेशन ऑफ सर्वाइक्स, डायलेटेशन, सर्विक्स का पूरा डायलेशन होता है, पूरा सर्विक्स का डायलेट होता है, ठीक है। और कितना होता है कि सर 10 सेंटीमीटर होता है। ये कौन सी होती है कि सर फीटल स्टेज होती है। तीसरी होती है कौन सी होती है कि सर प्लेसेंटल स्टेज होती है। और इसका मतलब क्या है कि प्लेसेंटल स्टेज का मतलब प्लेसेंटा बाहर आएगा, फीटल फीटल स्टेज का मतलब फीटल बाहर आएगा। और कि सर ये कौन सी होती है? फोर्थ स्टेज जो होती है वो ऑब्जर्वेशनल स्टेज होती है। आगे बात समझ में कि सारी चीजें होती हैं, आपको मेरी डिटेल में क्लास लेनी चाहिए, मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितना कितना टाइमिंग होता है, कैसे कैसे क्या होता है, सब चीजों के बारे में मैंने आपको बता रखा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन यही कर रहा है कि 4th स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एक नर्स है जो क्या कर रही है, उसको नोट कर रही है, पेशेंट को असिस्ट कर रही है। एंड उसने देखा है कि उसका जो फंडस है, जो मदर का जो फंडस है, यूट्रस का जो फंडस है, वो क्या है? फ्रिम हो चुका है, कठोर हो चुका है। लेकिन जब भी कठोर होता है एक चीज होती है, अगर आपका जो यूट्रस है, यूट्रस का जो फंडस है, अगर वो फ्रिम है तो ब्लीडिंग रुक जानी चाहिए बच्चों, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर वो सॉफ्ट है तो उसका क्या देखने को मिलती है? ब्लीडिंग देखने को मिलती है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंडस इज फ्रिम, कि वो तो कठोर है, कठोर होने के बावजूद तो नहीं होने चाहिए लेकिन फिर भी हो रही है। बट दैट ब्लीडिंग इज एक्सेसिव, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? आप बताएंगे आप मेरे को यहाँ से कि सर इसका आंसर आप बता देंगे फटाफट से क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे क्या होने वाला है? कि सर अगर ऐसा कंडीशन आपको देखने को मिलती है तो आपको सिंपल बात करनी है। आपसे मैं आपको एक आपको इमेजिन करना है, आप एक लेबर रूम के अंदर काम कर रहे हो, आपका सिर्फ और सिर्फ काम है उसको ऑब्जर्व करना है 4th स्टेज लेबर के अंदर, ठीक है। आपको इतना नॉलेज तो है कि अगर फ्रेम होता है यूट्रस, अगर यूट्रस फ्रेम होता है तो वहां पे ब्लीडिंग जो है वो रुक जानी चाहिए, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रेम है और ब्लीडिंग हो रही है तो आपको क्या करना है? आप क्या रिकॉर्डिंग करोगे? फाइन,
रिकॉर्ड करोगे फाइंडिंग्स को कि कितनी ब्लीडिंग हो रही है, आप ब्लीडिंग को देखते रहोगे क्या? कि सर ऐसा नहीं कर सकते हम, कि सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ब्लीडिंग हो रही है किसी पेशेंट को हम कैसे देख सकते हैं? रिकॉर्ड करने में हम लगे रहेंगे, पेशेंट की जान बचाएँगे या रिकॉर्ड करेंगे कि सर पेशेंट की जान बचाएँगे, कि सर मसाज करेंगे, कि सर भैया अगर मसाज करते हो तो आप कब करते हो? जब जब जो फंडस होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है। फंडस जब सॉफ्ट होता है तब आप मसाज करते हो फ्रिम होने के लिए कि वो फ्रिम हो जाए, कठोर हो जाए। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा बच्चों? उससे क्या होगा कि हमारा जो यूट्रस का जो फंडस है वो फ्रिम हो जाएगा और फ्रिम हो जाएगा तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी क्या है? फ्रिम है, फिर भी एक्सेसिव क्या ब्लीडिंग हो रही है। कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमें फ्रिम है तो हमें मसाज की ज़रूरत नहीं है। कि नोटिफाई द ऑब्स्टेट्रिशियन कि हम तुरंत भाग के उसको बताएँगे कि भैया इसको ब्लीडिंग हो रही है और जो फ्रिम है वो जो हमारा फंडस है वो भी फ्रिम है। किसे प्लेस द क्लाइंट इन द टेंड्रल बैक पोजीशन के अंदर हम नहीं कर सकते हैं पेशेंट को क्योंकि उसको क्रिटिकल कंडीशंस हो सकती हैं। उसको चेस्ट के अकॉर्डिंग, हार्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं, ब्लीडिंग के दौरान हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमारा सिर्फ काम हमें क्या करना है कि सर हमें नोटिफ़ाई कर देना है हमें फिजिशियन को कि हम इसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ब्लीडिंग होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। आपका इतना काम नहीं होता है कि आप ब्लीडिंग को रोक दो। आपका इतना अथॉरिटी नहीं होती है कि आप किसी भी मेडिसिन को देके आप क्या करते हो, उस मेडिसिन से आप क्या कर सकते हो उसको रोक सकते हो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ नोटिफ़ाई करना है पेशेंट के जो भी डॉक्टर उसको देख रहा है उसको नोटिफ़ाई करना है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन के अंदर हमें सिर्फ़ क्या कर सकते हो ब्लीडिंग जो होती है, वो ब्लीडिंग किस-किस कंडीशंस के अंदर हो सकती है, उसकी बात मैं आपको बता देता हूँ। कि सर जो अगर पोस्टमार्टम अगर ब्लीडिंग एक्सेसिव होती है, ब्लीडिंग इज़ एक्सेसिव अगर होती है, तो उसकी किन-किन कंडीशंस हो सकती हैं कि सर मे बी लैसरेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का क्या हो सकता है? लैसरेशन मतलब टियरिंग हो सकती है कि सर्विक्स क्या ज़्यादा कट गया हो, ठीक है? ठीक है भैया। और क्या हो सकता है कि सर और बर्थ कैनाल के अंदर कोई इंजरी हो गई हो। ठीक है, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं किसकी हमारी ब्लीडिंग की हो सकती हैं, लेकिन मसाजिंग ऑफ द फंडस इज़ नॉट फ्रिम द असेसिंग द बाय कंट्रोलिंग आपको ऐसे मसाज करने से आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते हो। आगे बात समझ में ऑलरेडी अगर फ्रिम है हमारा यो फंडस जो है, फंडस वाला ब्लॉट है, वो कठोर है ऑलरेडी तो आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते हो। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द नर्स इज प्रिपेयरिंग द केयर द नर्स इज प्रिपेयर कर रही है केयर फॉर द फोर्थ असाइंड क्लाइंट के लिए फोर असाइंड क्लाइंट एंड द विच क्लाइंट इज मोस्ट रिस्क ऑफ द फोर हेमरेज। एक क्लाइंट है जो कि क्या कर रही है उसके लिए प्रिपेयर कर रही है और क्या कर रही है कि वो बंदा जो है वो मोर रिस्केबल है किसके लिए हेमरेज होने के लिए उसको क्या हो सकता है ब्लीडिंग हो सकती है रिमोट रिस्क पे है वो। तो ऐसा कौन सा आंसर या ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि मोर रिस्क वाला है। ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए क्या कहता है कि ए प्राइमी पेरस अगर क्लाइंट है प्राइमी पेरस का मतलब होता है जो पहली बार बच्चे को जन्म दे रही है। आगे बात समझ में जो प्राइमी पेरस क्लाइंट है हु डिलीवर्ड द 4 आवर्स एगो जिसने 4 घंटे पहले ही अपने बेबी को जन्म दिया है बहुत ज्यादा रिस्क पे होती है। ठीक है। एक है कि मल्टी पेरस क्लाइंट है जो कि क्या है डिलीवर्ड 6 आवर्स एगो उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। मल्टी पेरस वुमेन है कैन डिलीवर द ए लार्ज बेबी आफ्टर द ऑक्सीटोसिन इंडक्शन उसने एक बच्चे को ऐसे जन्म दिया है कि उसको ऑक्सीटोसिन दिया गया है कि बच्चे को डिलीवरी को बाहर निकाला जाए बच्चे को बाहर निकाला जाए। कॉन्ट्रैक्शंस उसके अंदर नहीं हो रहे थे इसलिए हमने क्या दिया उसको ऑक्सीटोसिन दिया। आगे बात समझ में तो ये कंडीशन हो सकती है या फिर प्राइमरी पेयर क्लाइंट हु डिलीवर्ड 6 आवर्स एगो एंड हैड द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। कौन सी हेमरेज के लिए डिसेबल हो सकती है? देखो सिंपल सिंपल सी कहानी के अंदर मैं आपको बात करता हूँ कि इसके इस कंडीशन के अंदर किसी भी टर्म की बात नहीं करी गई है। टर्म का इसका सेंस कि इसके अंदर किसी भी तरह की कोई अबनॉर्मलिटी की बात नहीं करी गई है कि एक प्राइमरी पेरस वुमन है जिसने 4 घंटे पहले अपने बच्चे को जन्म दिया है, एक 6 घंटे पहले दिया है और एक को जो है कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे थे उसको हमने ऑक्सीटोसिन दिया और बच्चे को बड़ा उसका साइज का बेबी था उसको बाहर निकलवाया। आई बात समझ में? तो इस कंडीशन के अंदर हमें टर्म दी गई है एक तो उसका बेबी जो है एक तो क्या है लार्ज है। लार्ज बेबी का मतलब समझते हो? लार्ज बेबी का मतलब होता है मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया क्या होता है मेरे बच्चों?
मैक्रोसोमिया का मतलब होता है लेस देन 4 केजी वेट हो जाना बच्चे का। लार्ज बेबी जो होता है वो किन किन कंडीशंस के अंदर हो सकता है कि सर ट्विन प्रेगनेंसी, नहीं ट्विन नहीं, हमारा डायबिटीज प्रेगनेंसी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। डायबिटीज जो मदर्स होती हैं उनके अंदर ऐसा देखने को मिलता है, उनका जो बच्चा होता है वो मोर देन 4 केजी से ऊपर होता है, उसको बोलते हैं मैक्रोसोमिया, उसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैक्रोसोमिया होता है। आगे बात समझ में। और जनरली जो हमारा जो वेट होता है, नॉर्मल जो वेट होता है हमारे बच्चे का जो कितना होता है कि सर 2.8 केजी होता है। कितना होता है कि सर 2.8 केजी होता है। अगर इससे कम देखने को मिलता है तो लो बर्थ वेट बेबी होता है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी होता है, और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि सर अगर बच्चा 2000 से या फिर हम कह सकते हैं 2 किलो से कम का बच्चा अगर पैदा होता है तो उसको कहते हैं वेरी सॉरी लो बर्थ वेट बेबी, LBW। ठीक है। अगर आपका बच्चा जो है वो 1.5 केजी का है, मतलब 1.5 किलो का बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबी। आगे बात समझ में। अगर आपका बच्चे का जन्म जो है वो 1 केजी से कम का है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली वेरी लो बर्थ वेट बेबी। आगे बात समझ में। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो एग्जाम्स के अंदर मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, रिपीट होते हैं यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे, तो आपको इनको ध्यान में रखना है। आगे बात समझ में। क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि सर मैक्रोसोमिया वाला पेशेंट है, मैक्रोसोमिया आपने एक तो क्या किया है, उस बच्चे को उसने जब बच्चा आपका बड़ा होगा तो उसको क्या किया, ज्यादा जगह चाहिए कि निकालने के लिए उसको एपिजोटमी करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीटोसिन इंडक्शन देना पड़ेगा। और जब भी आप ऑक्सीटोसिन देते हो तो उसको ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट को कि एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं हो जाए, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो असर होता है बच्चों को काफी देर तक होता है, और काफी देर तक होने के बाद वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है। जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या देखने को मिलती है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। तो मोर इस पे जो बंदा होगा वो कैसा होगा हमारा, कैसा होगा बच्चों, ऑक्सीटोसिन इंड्यूस वाला होगा, इंडक्शन वाला होगा। एक प्राइमरी क्लाइंट है, एक प्राइमरी पेरेंट्स क्लाइंट है जो कि डिलीवर हुआ है 6 एगो एगो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का, उसको क्या है इफेक्ट है, इसके अंदर भी कुछ नई कंडीशंस आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए पोस्टपार्टम क्लाइंट ए पोस्टपार्टम क्लाइंट इज डायग्नोज्ड विद सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस का मतलब क्या है मेरे प्यारे लाल लालियों, सिस्टाइटिस का जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा होता है, और सिस्ट हम किसे कहते हैं, सिस्टाइटिस हम किसे कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। किन किन बच्चों को ये बात पता नहीं थी मेरे प्यारे बच्चों, अगर नहीं पता थी तो प्लीज डिक्टेट कर लेना। सिस्टाइटिस का मतलब क्या होता है, कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। अब एक क्लाइंट है जो कि पोस्टमार्टम डायग्नोस विद सिस्टाइटिस, एक पोस्टमार्टम महिला है जो कि डायग्नोस हुई है किससे, हमारे पोस्टमार्टम सॉरी सिस्टाइटिस से डायग्नोस हुई है। द नर्स वुड प्लान, नर्स एक प्लान कर रही है किसके लिए, प्लान फॉर द विच प्रायोरिटी एक्शन टू बी द केयर ऑफ द क्लाइंट, क्या केयर करेगी उसकी पेशेंट की, एक उसके लिए केयर का प्लान कर रही है तो क्या केयर कर सकती है, क्या उसको प्रोवाइड डिसीज बात देगी, क्या उसका फ्लूइड इंटेक करेगी, या फिर उसको प्लेसिंग ऑन द पेरिनियम, आइस आइस उसके वहां पे रख सकती है, पेरिनियम के अंदर, पेरिनियम जो एरिया होता है उसके अंदर आइस पैक्स वहां पे रखेंगे, या फिर हम मॉनिटरिंग करेंगे हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट लेवल को। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होने वाला है सिस्टाइटिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे फटाफट से, क्या आंसर होने वाला है। देखो जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो इन्फ्लामेशन क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि सर इन्फ्लामेशन होता है हमारे इन्फेक्शन के लिए, और जब भी इन्फेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, आरएल आने चढ़ाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि फ्लूइड इंटेक को बढ़ा देते हैं। तो आपको क्या करना है, फ्लूइड इंटेक को ही बढ़ाना है। कॉमन सेंस वाली बात है, ये कॉमन सेंस आपको लगाना है। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास के अंदर, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर ही डील किया था कि जब भी हमारे आसपास क्या होता है, किसी को फीवर आता है, जब किसी आसपास फीवर आता है तो हम पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो वो क्या करता है कि सर आरएल चढ़ा देता है, जाते ही चढ़ाता नहीं चढ़ाता है आरएल। तो उसी का पर्पस होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है हमारे अंदर, जो हमें फीवर जो आ रहा है, हमारा जो इन्फेक्शन है वो फ्लश आउट हो जाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया।
हीमोग्लोबिन अगर आप हीमेटोक्रिट हीमोग्लोबिन को चेक करोगे तो उसके अंदर कुछ नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज़ की बात करते कि सर चेक द डब्ल्यूबीसीज़ लेवल, तो आपके डब्ल्यूबीसीज़ लेवल क्या देखने को मिलते हैं? बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। इसका मतलब देखो डब्ल्यूबीसीज़ का जो लेवल होता है नॉर्मल, वो 4 से 11,000 देखने को मिलता है। 4 से 11,000 नॉर्मल होता है। अगर ये बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर क्या है बच्चों? इन्फेक्शन पनप रहा है, आपके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो इसका मतलब समझ लेना कि आपके अंदर जो है वो इन्फेक्शन की कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? नर्स इज मॉनिटरिंग द पोस्टमार्टम क्लाइंट। एक नर्स क्या कर रही है? मॉनिटर कर रही है अपने पोस्टमार्टम क्लाइंट को, हु इज डिलीवर्ड द 1 आवर एगो एंड रिसीव द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ना समझना ध्यान से। एक नर्स है जो मॉनिटर कर रही है अपने पोस्टमार्टम क्लाइंट को, एंड हु इज डिलीवर्ड द 1 आवर एगो। उसने क्या किया है? एक बच्चे को जन्म दिया है 1 घंटे पहले, एंड रिसीव द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। उसको एनेस्थीसिया देना पड़ा, एंड फॉर द डिलीवरी, डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि उसको क्या होना था? बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे, उसको एपिड्यूरल हमने क्या दिया? एनेस्थीसिया दिया है। फॉर द प्रेजेंस ऑफ बल्बल हेमेटोमा, कि उसको क्या हुआ है कि बल्बल हेमेटोमा था, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, और उसकी वजह से हमने क्या दिया है? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है। एंड विच असेसमेंट फाइंडिंग विद द बेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेमेटोमा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। विच असेसमेंट फाइंडिंग, कौन सी असेसमेंट फाइंडिंग वुड बेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेमेटोमा। देखो बल्बल हेमेटोमा की मैं बात करूं, तो बल्बल जो हमारा एरिया होता है, वेस्टिब्यूल जो वाला एरिया होता है, वेजाइना के चारों तरफ का जो एरिया होता है, वहां पे कलेक्शन हो जाना, कलेक्शन ऑफ ब्लड अराउंड द वेजाइना, कि वेजाइना के चारों तरफ, या फिर हम कह सकते हैं वेजाइना के चारों तरफ क्या देखने को मिलता है? हमें ब्लड कलेक्ट देखने को मिलता है, उस कंडीशन को कहते हैं बल्बल हेमेटोमा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? चलिए, अब आपको ये बात समझ में आ गई, तो आपको ये देखना है कि कौन सा बेस्ट इंडिकेट होता है प्रेजेंस ऑफ हेमेटोमा। हेमेटोमा के लिए कौन सा बेस्ट इंडिकेटर है यहाँ पे, बताएंगे फटाफट से। देखो पेशेंट को क्या दिया है? चेंजेस इन द वाइटल्स आएंगे, एंड साइंस ऑफ द हैवी ब्रूशिंग। ब्रूशिंग का मतलब उसको बहुत ज्यादा गर्मी टाइप लगेगी। कंप्लेन द इंटेंस पेन, पेन की कंप्लेंट करेगी। एंड कंप्लेन द टीयरिंग सेंसेशन, उसको ऐसा लगेगा कि मुझे कोई फाड़ रहा है, कपड़े की तरह चीर रहा है, ऐसा आपको देखने को मिला है। क्वेश्चन बहुत बहुत बढ़िया है। इंटेंस जो पेन होता है ना बच्चों, वो इसके अंदर देखने को मिलता है। सीवियर पेन देखने को मिलता है बल्बल हेमेटोमा के अंदर, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे ये आंसर नहीं जाएगा, ये आंसर नहीं जाएगा। क्वेश्चन को मजेदार समझना, क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है, तरीके से समझना है। देखो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ क्वेश्चन को। एक नर्स मॉनिटर कर रही है, पोस्टमार्टम क्लाइंट है, जिसने अपने बच्चे को 1 घंटे पहले जन्म दिया है, जिसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि उसको बल्बल हेमेटोमा था। बल्बल हेमेटोमा के अंदर सीवियर पेन देखने को मिलता है, इसीलिए हमने उसको एनेस्थीसिया लगाया, और उसका बेबी जो है वो डिलीवर हो गया है। एंड विच असेसमेंट फाइंडिंग इज द बेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हेमेटोमा। हेमेटोमा की प्रेजेंस को कैसे शो करेगी? सीवियर पेन होगा तो कैसे शो करेगी, बताएंगे फटाफट से। देखो सिंपल सी बात है, आपका सीवियर पेन की तरफ आंसर जा रहा है, इंटेंस पेन की तरफ जा रहा है, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। कि आपने यहाँ पे बात करी है कि सर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया है पेशेंट को। अब एनेस्थीसिया के अंदर तो पेन होगा ही नहीं मेरे प्यारे लाल लालियों, कि सर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एनेस्थीसिया का ऐसा तो इफेक्ट नहीं है कि तुरंत दिया तुरंत खत्म हो गया, नहीं होता ना ऐसा। जनरली हम कह सकते हैं 6 टू 8 आवर्स एनेस्थीसिया का जो इफेक्ट है वो बना रहता है। कितना रहता है? 6 टू 8 आवर्स तक हमारा बना रहता है। जितनी भी सारी कंडीशंस हैं वो हमें नहीं देखने को मिलेगी, जितनी भी जो हमारी कंडीशंस हैं वो नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ हमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमारे वाइटल साइंस के अंदर। अगर आपको देखने को मिलेगा तो वाइटल साइंस के अंदर चेंज देखने को मिलेंगे, बाकी आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ना ही तो उसको पेन होगा, क्योंकि एनेस्थीसिया के अंदर पेशेंट है। पेशेंट तो बेहोश पड़ा है, पेशेंट तो एम्बन है भैया, पेशेंट तो बेहोश पड़ा है, उसको क्या पता क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसीलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आपको समझना है, क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। आगे बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? द नर्स इज क्रिएटिंग ए प्लान, एक क्रिएट कर रही है, प्लान कर रही है एक फॉर द पोस्टमार्टम क्लाइंट के लिए, एंड विच इज अ स्मॉल बल्बर हेमेटोमा। कैसा है? स्मॉल बल्बर हेमेटोमा है, ठीक है। द नर्स वुड इंडिकेट, द नर्स वुड इंक्लूड
विच स्पेसिफिक एक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर्स ऑफ डिलीवरी। मतलब क्या कह रहा है कि एक नर्स क्रिएट कर रही है, एक प्लान कर रही है पोस्टमार्टम क्लाइंट के लिए, एंड विच इज कैसा है बंदा, कैसा है वो, एंड विच विद ए स्मॉल बल्बल हेमेटोमा है, द नर्स वुड इंक्लूड विच स्पेसिफिक एक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के अंदर उसको क्या क्या चीजें हमें करनी होती है, डिलीवरी के जो 12 घंटे होंगे आफ्टर डिलीवरी के, उसको हमें क्या करना होता है। बल्बल हेमेटोमा का पेशेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। एनकरेज द एम्बुलेशन अर्ली, कि उसको ऐसे बोलना है कि आपको हमेशा चलते रहना है, हर एक घंटे में आपको चलना है। ठीक है, असिस्ट द वाइटल साइंस फोर्थ आवरली एंड मेजर द फंडल हाइट। या फिर हम कह सकते हैं कि क्या करना है, कि प्रिपेयर द आइस पैक्स फॉर द एप्लीकेशन, आइस पैक्स एप्लीकेशन टू द एरिया। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर इसका करेक्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो, सिंपल सिंपल कहानी के अंदर बात करते हैं। देखो, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक नर्स है जो पोस्टमार्टम फीमेल के लिए क्या कर रही है, बल्बल हेमेटोमा के साथ एक पेशेंट है आपके पास। नर्स उसको इंक्लूड इंक्लूड करती है विच स्पेसिफिक एक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट 12 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के आपको 12 घंटे के बाद आपको क्या करना है। देखो भैया, वाइटल्स की बात करें तो वाइटल्स तो आपको मर्डर करने ही करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्शन की बात करी गई है कि स्पेसिफिक एक्शन आपको क्या करना होता है। एक्शन की बात करी गई, एक्शन का मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन, कि आपको कौन सा काम यहाँ पे करना होगा। देखो, फंडलाइट की बात हम नहीं करेंगे, फंडलाइट से कुछ नहीं होगा यहाँ पे। हम यहाँ पे बात करेंगे एम्बुलेशन की, तो एम्बुलेशन तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। एम्बुलेशन तो हम आवरली बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको क्या किया, अभी तो बल्बल हेमेटोमा है और बल्बल हेमेटोमा के अंदर सीवियर पेन आपको देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या नहीं कर पाएंगे, उसको एम्बुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब तीसरा काम क्या करेंगे कि प्रिपेयर द आइस पैक्स एप्लीकेशन टू द एरिया। इसको करने से क्या होगा, इसको करने से क्या होगा, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे मुझे आप, एक क्वेश्चन का आंसर देंगे कि सर वहां पे क्या होता है बच्चों, कि आपको कहीं पे इंटेंस पेन हो रहा है, इंटेंस पेन हो रहा है, इंटेंस पेन पे आपने आइस पैक लगा दिया। चलो इसको छोड़ो, एक क्वेश्चन का मुझे और आंसर देंगे। चलो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। आपने नाम सुना है फ्रॉस्ट वाइट। क्वेश्चन बनता है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। आपने सुना है फ्रॉस्ट वाइट, फ्रॉस्ट वाइट का मतलब क्या होता है। मैंने आपको अगर नहीं बताया तो समझ लो ध्यान से, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, अगर आपने आइस पैक्स को, अगर किसी ने आइस पैक्स को मोर देन 20 मिनट से ज़्यादा लगाया हुआ है एक ही जगह पे, मोर देन 20 मिनट से ज़्यादा लगाया हुआ है, तो उस वाले पोर्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, कि सर एनेस्थीसिया इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एनेस्थीसिया इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो उंगली है, आपने सपोज दैट 20 मिनट से अपनी उंगली के अंदर क्या लगाया हुआ है, आइस पैक्स लगाया हुआ है। 20 मिनट तक आपने उसके अंदर आइस पैक्स लगाया हुआ है। तो आप जब 20 मिनट की उसके बाद हटाओगे, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वो अपना हांगली उंगली जो है वो कैसी देखने को मिलेगी, सुन्न देखने को मिलेगी। आप भले ही उसको काट दो, वहां पे पेन नहीं होगा। आप भले ही उसको काट दो, वहां पे पेन नहीं होगा। आपने जनरल कंडीशंस के अंदर ये देखा होगा। इसी कंडीशन को कहते हैं फ्रॉस्ट वाइट, इसी कंडीशन को कहते हैं फ्रॉस्ट वाइट। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ कि सर इंटेंस पेन हो रहा है बल्बल हेमेटोमा के अंदर। जब बल्बल हेमेटोमा के अंदर पेन होता है, तो पेन हम क्या करते हैं, वहां पे आइस पैक्स लगा देते हैं। जहां भी पेन देखने को मिलता है मेरे प्यारे लाल लालियों, आइस पैक्स का एप्लीकेशन हमें रखना होता है। क्या रखना होता है, कि सर आइस पैक्स को हमें लगाना होता है, और आइस पैक से क्या हो सकता है, उसका पेन जो है वो सबसाइड हो सकता है, कम हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। सिंपल सी कहानी है, सिंपल आपको समझना है, समझने का तरीका है, कोरिलेट की चीजों को करके पढ़ो तो ज्यादा चीजें समझ में आएगी। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन असेसमेंट ऑफ पोस्टमार्टम क्लाइंट। आपने असेसमेंट किया पोस्टमार्टम क्लाइंट का, द नर्स नोट दैट द यूट्रस फील सॉफ्ट एंड बॉगी। आपने यूट्रस को क्या किया, आपने फील किया वो कैसा है, सॉफ्ट एंड बॉगी है। द नर्स वुड टेक द विच इनिशियल एक्शन, वो तुरंत क्या एक्शन लेगी, बताएंगे फटाफट से।
नर्स जो है वो क्या एक्शन लेगी? मैंने अभी-अभी आपको बताया ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्या सॉफ्ट होना पोस्टपार्टम वुमेन के अंदर सॉफ्ट होना या बॉगी होना सही है? क्या डॉक्यूमेंट करके छोड़ देंगे कि अरे मज़ा आ गया ये तो, इसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सॉफ्ट हो गया। मैंने अभी-अभी आपको क्वेश्चन के अंदर बताया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएँगे फटाफट से क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है? क्या आंसर यहाँ पे जाएगा बताएँगे फटाफट से? मैं इसको यहाँ पे नीचे कर देता हूँ ताकि आपको चलिए अब बताएँगे मुझे यहाँ पे कि क्या आंसर यहाँ पे होने वाला है। चलो देखो समझेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको अभी-अभी बताया है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था या अभी बताया है, जो भी है आपको दोबारा समझना है और क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही पोस्टपार्टम वुमेन होती है, जैसे पोस्टपार्टम जो वुमेन्स होती है, उनका जो यूट्रस होना चाहिए जनरली जनरली जो यूट्रस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? फ्रिम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ब्लीडिंग क्या होती है? नहीं होती है। ब्लीडिंग स्टॉप होती है। अगर आपका यूट्रस जो है सॉफ्ट आपको देखने को मिलता है डिलीवरी के बाद, जस्ट आफ्टर डिलीवरी अगर आपको यूट्रस जो है वो सॉफ्ट देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ब्लीडिंग होने वाली है या क्या होने वाले हैं? ब्लीडिंग होने वाली है। तो आपको इस केस के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? क्वेश्चन के अंदर आपको क्या हो रहा है? यूट्रस फील सॉफ्ट एंड बॉगी आपको देखने को मिल रहा है। अगर सॉफ्ट एंड बॉगी आपको देखने को मिल रहा है तो तुरंत आपको क्या करना है? बताएँगे। एलिवेट क्या डॉक्यूमेंट करेंगे फाइंडिंग को? नहीं करेंगे। क्या एलिवेट द क्लाइंट लेग्स, उसके लेग्स को एलिवेट करने से कुछ नहीं होगा। उसके लेग्स को एलिवेट करने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आपको चेस्ट की कंप्लेन आपको देखने को मिल सकती है फीमेल के अंदर। आपको रेस्पिरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आगे प्रोसेस में। और तीसरी बात, मसाज द फंडस अंटिल द फ्रम। अगर मेरा क्वेश्चन आपने पढ़ा ढंग से, अगर आप मेरी अपनी क्लासेस ली हैं, पिछली क्लासेस के बारे में आपने देखा है, तो आपको 100% ये क्वेश्चन आता होगा। और क्या करेंगे? पुश द यूट्रस टू असिस्ट द एक्सप्रेसिंग द क्लॉट। ये नहीं हो सकता कि आप पुश करके क्या कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। इनिशियल एक्शन नहीं होता ये दूसरा एक्शन है। ये हम कह सकते हैं कि ये सेकंड एक्शन पे आता है। ये सेकंड एक्शन पे आता है लेकिन इनिशियल एक्शन नहीं है। क्वेश्चन पूछा है इनिशियल एक्शन के बारे में। तो क्वेश्चन का आंसर जाएगा सी। आपको जब तक उसको मसाज करनी है, जब तक वो कठोर नहीं हो जाता, जब तक वो फिम नहीं हो जाता, आपको क्या करना है? मैंने आपको बताया कि आपको ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। आपको ब्लीडिंग को स्टॉप करना है तो उसको फ्रिम करना पड़ेगा। फ्रिम का मतलब होता है कठोर। फ्रिम का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कठोर होता है। आपको जब भी उसको कठोर करना होता है तो आपको मसाज करनी होती है यूट्रस की। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि एक पेशेंट है, एक पोस्टपार्टम महिला है जिसका जो यूट्रस है वो कैसा है? फ्रिम है। तो इसका मतलब कि ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसको फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इन्फॉर्म करना है तुरंत डॉक्टर को। सिंपल सी कहानी है कि हमें तो इतना आता है कि अगर फ्रिम होता है तो ब्लीडिंग नहीं होती है, अगर होती है तो आपको इन्फॉर्म करना है। अगर आपका जो यूट्रस है वो सॉफ्ट आपको देखने को मिलता है, सॉफ्ट आपको देखने को मिलता है तो तुरंत आपको मसाज करनी है और मसाज करके तब तक करनी है जब तक कि वो क्या नहीं हो जाता, फ्रिम नहीं हो जाता, कठोर नहीं हो जाता। और जब तक कठोर नहीं होता तब तक आपको मसाज रेगुलर रखनी है। और रेगुलर रखने से फायदा क्या होगा बच्चों? कि जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं हो पाएगी। कि जो आपकी ब्लीडिंग होगी वो नहीं हो पाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई मेरे प्यारे लाल-लालियों? अगर मेरी क्लास आपने नहीं ली है, प्लीज़ गो एंड वॉच, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पोस्टपार्टम के ऊपर आप क्लास लें। वहाँ पे आपको सारी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि अगर मसाज करने से भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हमें क्या करना है? और उसको भी करने से हमें अगर नहीं रुकती है तो हमें क्या करना है? बहुत सारी चीज़ें डिटेल में मैंने आपको बता रखी हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच और थैंक यू सो मच। अगर क्लास पसंद आती है, अगर आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी स्टोरीज़ पे लगाएँ ताकि हमें एक आगे बढ़ने का मौका मिले सही डायरेक्शन के अंदर। आपके दोस्तों तक ये बात पहुँचनी चाहिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कुछ अच्छे आपके आपके लिए कंटेंट लाने का। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।